और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेहद बड़ी इस वक्त की खबर। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब जाहिर सी बात है, देखिए कल ही लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है और इससे पहले आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र की घोषणा हुई और उसके ही दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल जब वो सीएम थे, उस दौरान महादेव सट्टा ऐप में उनके नाम का इन्वॉल्वमेंट सामने आया और अब देखिए लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हुई है। जाहिर सी बात है, चुनाव के पहले बहुत बड़ा असर हो सकता है। राजनांदगांव से इस वक्त सांसद संतोष पांडे के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और ऐसे में अब राजनांदगांव का ये पूरा चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव पर असर पड़ेगा। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि कयास ये लगातार लगाए जा रहे थे कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि उनका नाम बहुत पहले आया था और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महादेव सट्टा ऐप के जो मुख्य आरोपी हैं उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल से डायरेक्ट उनके कांटेक्ट थे और अब ऐसे में आप देखिए कि ईओडब्ल्यू ने, एसीबी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से रुपए लेने का आरोप है। इस वक्त की बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर हम आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल है ये, सियासत में भूचाल लाने वाली खबर क्योंकि एक्स सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर ना सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि कुछ नाम भी हमने आपको सुनकर के बताए। इसमें कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, ओएसडी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पर बात सामने आई है कि उनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आगे की कार्रवाई उनके भी खिलाफ जरूर हो सकती है, लेकिन इस वक्त अब कार्रवाई क्या होती है? पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सबकी नजरें टिकी हुई है। राजनांदगांव से आपको बता दें, सांसद संतोष पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। काफी ट्वीट वॉर हमने देखा है, काफी सोशल मीडिया पर वॉर देखा, तीखी तकरार देखी, पोस्टर वॉर हमने देखा। बीजेपी ने एक एक करके तमाम लोगों पर निशाना बनाया और सबसे पहले जो निशाना बनाया था बीजेपी ने, वो निशाना बनाया था भूपेश बघेल को ही राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट में, जिसमें उनको जिहादवाद का फ्लैग लिए हुए दिखाया था और अब देखिए उनके खिलाफ महादेव सट्टा ऐप में एफआईआर दर्ज हो गई है। शाम 6 बजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सभी को इंतजार रहेगा कि जब 6 बजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, ये सबकी नजरों पर रहेगा कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया आती है भूपेश बघेल की। हालांकि भूपेश बघेल हमेशा से ही ईओडब्ल्यू हो या फिर ईडी हो या फिर सीबीआई हो, इसको ये कहते हैं कि इस तरह की एजेंसीज हैं जो चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और कांग्रेस के खिलाफ काम करती है, दुरुपयोग करती है भाजपा इनके साथ। अब देखने वाली बात होगी कि अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और सबसे पहले आईबीसी 24 आपको हर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया से रूबरू कराएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और अब सीधे रुख कर लेते हैं राजेश का, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, बेहद बड़ी खबर है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, क्योंकि देखिए चुनाव होने, पहले चरण का मतदान है, फिर दूसरे चरण में ही मतदान होने हैं और उससे पहले एफआईआर दर्ज हो गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पॉलिटिकल रूप से ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो राजनांदगांव से उन्होंने कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है, प्रचार वो शुरू करने वाले थे और इस बीच में महादेव ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, तो निश्चित रूप से इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और इसको लेकर राजनीतिक जो हलचल है वो भी अब शुरू हो चुकी है। महादेव ऐप के मामले में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन पर यह आरोप था कि उसके जो महादेव ऐप के संचालक हैं रवि और सौरभ चंद्राकर, उन्होंने उनको पैसा दिया था, इस तरह के आरोप थे। ये मामले की जांच ईडी भी कर रही थी और ये मामले की जांच ईओडब्ल्यू एसीबी कर रही थी और एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस मामले में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल खबर है क्योंकि अगर हम बात करें कि राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो संतोष पांडे जो वहाँ के सांसद भी थे और वहाँ से टक्कर देने के लिए उनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहाँ से कांग्रेस ने अपना
प्रत्याशी बनाया था और वो जोर शोर से चुनाव प्रचार में भी जुटने वाले थे। और इस बीच जब ये खबर आई है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया महादेव ऐप में पैसा लेने के मामले में, तो एक बड़ी खबर के रूप में इसको देखा जाएगा। जो जांच होती है और इस जांच में क्या आता है वो तो बात की बात है, मगर पॉलिटिकल रूप से काफी हलचल की वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले लगातार ये आरोप लगाती आ रही थी, विधानसभा चुनाव के समय भी लगा रही थी, लगातार ये आरोप लगा रही थी कि महादेव ऐप पे सरकार जो थे, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार, उसका पूरा संरक्षण था। और ये बात भी सामने में आई थी कि इसके जो संचालक हैं रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर, उन्होंने तत्कालीन सरकार के बहुत प्रभावशाली लोगों को पैसा पहुंचाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम उसमें सामने में आया था और इसी पूरे मामले की जांच पिछले दिनों से लगातार चल रही थी। और अब एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अब इस मामले में निश्चित रूप से जांच सामने में आएगी। मगर इसका ये जो पूरी जो जांच चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव में राजनीतिक हलचल जो इस पर काफी मची हुई है। और इस मामले में कांग्रेस का जो पक्ष है वो भी बहुत कुछ देर बाद सामने में आएगा। मगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसको लेकर राजीव भवन में 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि उनके तरफ से इनका क्या कहना है। मगर अभी भारतीय जनता पार्टी को उस पूरे मामले में एक बड़ा मौका मिल गया है पूर्व सरकार पर और वहां के जो राजनांदगांव के जो प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का पूरा एक मौका मिल गया है और इसको एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन में लगातार जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी लगातार आपको हम कॉपी भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बात आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आपने बात की कि एफआईआर की कॉपी है और इस वक्त मैं अपने मोबाइल में देख पा रही हूँ एफआईआर की कॉपी में डेट है 4 मार्च 2024, यानी कि 4 मार्च को ही एफआईआर हो गई थी, लेकिन ये अब सामने आया है, अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, मतलब क्या यही पूर्व सीएम भूपेश बघेल जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये बात सामने रख सकते हैं कि 4 तारीख को एफआईआर दर्ज है, लेकिन जैसे ही कल लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है और अब एफआईआर सामने आती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस मामले में केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसा कि है कि इस मामले में आरोप बहुत पहले से लग चुके हैं, कार्रवाई लगातार इस पर जो है आरोप लग चुके हैं और इस पर कहीं ना कहीं जांच भी चल रही थी। अब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने ये मामला दर्ज किया है और निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, दूसरे फेज में राजनांदगांव का चुनाव होना है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस मामले में केंद्र की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर ये भी आरोप लगेंगे, कांग्रेस के लोग लगाएंगे। राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राजनांदगांव के प्रत्याशी जो कि भूपेश बघेल के अपोजिट उतरे हुए हैं, सांसद संतोष पांडे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ, जो आपके खिलाफ कॉम्पिटिटर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आपकी क्या रहेगी पहली प्रतिक्रिया? सर, एफआईआर दर्ज आधार सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कीजिए। जी 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 जी, ये एक सेकंड। जी सर। महादेव का ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और बुरी तरीके से अब घिर चुके हैं। स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि महादेव भगवान शंकर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इसकी जांच कराने के लिए मैंने मांग किया था और भूपेश बघेल का नाम लेकर के मैंने लोकसभा में कहा था कि ये जो जवानों को छत्तीसगढ़ किया है इसमें भूपेश बघेल अपराधी है और ये भूपेश बघेल के अलावा और भी हैं। ये आने वाले समय में वो एक एक करके परत दर परत ये सब खुलने वाला है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को लूट लिया, कोई दुबई भाग गया, कोई जूस बेचने वाला इतना बड़ा आदमी बन सकता है, जिन्स की दुकान में काम करने वाला इतना बड़ा आदमी बन सकता है। वो दुर्ग का रहने वाला है। ये धंधा दुर्ग से चालू हुआ जहां उनके गृह मंत्री संतोष जी, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये मामला बहुत पहले से लाइमलाइट पर था, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है ठीक उसके बाद एफआईआर की कॉपी सामने आ रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है और एफआईआर की कॉपी में 4 मार्च की तारीख रखी हुई है। और कांग्रेस तो हमेशा से आरोप लगाती है कि बीजेपी ईओडब्ल्यू या इस तरह की एजेंसीज हो, आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, इसके लिए कोई समय नहीं होता। ये
अब ये तो ऐसा है कि कहीं परिणाम आ जाता है तो ईवीएम को दोष देते हैं, ये कहीं कुछ भी होता है तो प्रशासन तंत्र को दोष देते हैं। आज जब इनके गिरे बांध तक हाथ पहुंच रही है, ये भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, चार्जशीट में नाम आ गया, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो ये जनता ये भरमाने वाले लटकाने भटकाने से इनका काम नहीं चलेगा। ये कुछ भी कहे, जो तंत्र है वो अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपनी काम करेगी और ये स्पष्टीकरण दे, ये दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। ये बोले ना आज इनके कोयले में आईएएस अधिकारी अंदर क्यों है जी? ये सट्टा में, ये जुआ में, ये दारू में, ये सब में भ्रष्ट है, ये जनता जान चुकी है। तो इसका आपको लगता है सर कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा संतोष जी? आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ये राजनांदगांव को ठगने आए थे, ये पहले भी निपट चुके हैं, राजनांदगांव के कार्यालयों को ये सब ले जा चुके हैं तुरंत। यहाँ की जनता जानती है ये जितनी ये घटनाएं हो रही हैं ये उनके पाप हैं और ये पाप जो है अब धीरे धीरे ऊपर सतह में आ रहा है, जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात अपनी रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे राजनांदगांव के ये बीजेपी प्रत्याशी हैं सांसद संतोष पांडे, जो इस वक्त पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रत्याशी बनाए गए और इन्होंने कहा है कि एक एक करके जो पाप है इनके अब वो सामने आने लगे हैं। जब ये हारते हैं तो ईवीएम पर भी हार का ठीकरा फोड़ते हैं और अपने जो इस तरह के भ्रष्टाचार के काम है वो ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के नाम पर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। और अब रुक कर लेते हैं राजनांदगांव का। आलोक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश मिश्रा भी हमारे तक पूरा अपडेट पहुंचा रहे हैं। आलोक, आपसे समझना चाहेंगे, राजनांदगांव सीट को आप लगातार कवर कर रहे हैं, बेहद हाई प्रोफाइल सीट, और देखिए अब ये मुकाबला बेहद और रोमांचक हो गया है क्योंकि अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी राजनांदगांव में आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं क्योंकि सियासत का पूरा केंद्र राजनांदगांव बना हुआ है? कहना सही है, आईबीसी 24 ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ राजनांदगांव जो हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है, संतोष पांडे और उसके बाद भूपेश बघेल की घोषणा के बाद हाई प्रोफाइल सीट खोली गई है। यहाँ पे आम जो चर्चा चल रही है, बहुत काफी दिनों से चल रही थी कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने राजनांदगांव लोकसभा को चिन्हित किया है और वो चिन्हित करने का कारण ये था कि 8 में से 5 विधानसभा वो कांग्रेस के कब्जे में, इसको देखते हुए भूपेश बघेल ने इसको चुना था। लेकिन आज जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और वो उस भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, वो मामला यहाँ पे काफी उछलने की संभावना है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है ये काफी हाई प्रोफाइल होने वाली है। आपको बता दूं कि संतोष पांडे जिस तरीके से मामले को लगातार उछाल रहे हैं, महादेव से लेके अन्य जो भ्रष्टाचार के मामले उसको अपने छुटीले अंदाज में उछाल रहे हैं और वही भूपेश बघेल लगातार राजनांदगांव के आसपास के गांव में जो विधानसभा अलग अलग है वहां लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और ये पूरी कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से आज कल दोस्तों हुई है लोकसभा चुनाव की, आज एफआईआर दर्ज हो गया है, तो इसको भावनात्मक रूप से उठाने की कोशिश भूपेश बघेल भी करेंगे। जी आपसे ये समझना चाहेंगे आलोक, जरा ये बताइए, आप जैसे कि आप पूरी सीट को कवर कर रहे हैं, आपने जैसे कि बताया कि लगातार संतोष पांडे इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, चुटकी लेते हैं, तंज कसते हैं और अब देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जब जनता के बीच आप जाते हैं तो क्या जनता इस मामले से बखूबी रूबरू है? क्या वो इसके आधार पर वोट भी अब कर सकती है, यानी कि क्या चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? जी बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल जब तक सोशल मीडिया है, अदर जो खबरों का माध्यम है उसके माध्यम से पहुंच जाए तो ये एक इशू बन सकती है, पर शहरी जो इलाके हैं उसमें महादेव जो एक है वो मामला लिया जाए और अन्य भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो काफी प्रभावशील है, वो उस पर लोग चर्चा करते नजर आते हैं। तो ये सिर्फ कहा जा सकता है कि अगर भाजपा ने इस मामले को, उस मुद्दे को लगातार उठाया और तरीके से उठाया तो ये इफेक्ट हो सकता है। ये ठीक विपरीत तो कांग्रेस द्वारा भी इसको भावनात्मक रूप लिया जा सकता है कि चुनाव को देखते हुए भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो कहा जाए कि राजनांदगांव लोकसभा सीट काफी रोमांचक होने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक, अब रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया आईबीसी 24 पर, एक्सक्लूसिव ये हम आपको एफआईआर की वो कॉपी दिखा रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले आईबीसी 24 ने आपको ये खबर बताई और उसके बाद तमाम चैनल्स आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। संदीप, इस वक्त की किस तरह की सियासी हलचल आप रायपुर में देख पा रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव में सियासी हलचल बेहद तेज है। शाम 6 बजे भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, कुछ अपडेट आपके पास बताइए फटाफट।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चूंकि अपराध दर्ज हो चुका है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इसे ईडी कैसे चलती है, ईडी इस पे क्या रुख अपनाती है, ईओ क्या रुख अपनाती है। क्योंकि देखिए, ये आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सारे हथकंडे केंद्र सरकार अपनाती है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नामांकन जब दाखिल करने जाएंगे भूपेश बघेल, उस समय क्या होता है। क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नामांकन अगर दर्ज करने से रोका गया इसी आधार पर, और इसी आधार पर उन्हें नामांकन उनका खारिज हो गया या दाखिल नहीं करने दिया गया, तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि जैसे हम लगातार दिखाते रहे कि राजनांदगांव सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और कड़ा मुकाबला इस पर होने वाला था। अब इस पे एक बात तो ये है कि कांग्रेस जैसे बार बार कह रही थी कि जैसे जैसे जो मजबूत प्रत्याशी है उनको टारगेट करती है केंद्र सरकार, तो भूपेश बघेल कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। और इसी यही बात को कांग्रेस भी कह रही है कि उन्हें रोकने के लिए और हार से बचने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है। और नामांकन, हम फिर से यह कह देंगे कि नामांकन जब दर्ज होगा उसके पहले ईओडब्ल्यू का क्या रुख रहता है, क्या उनका नामांकन इसी आधार पर रोका जाएगा या उन्हें नामांकन दाखिल ही ना करने दिया जाए। क्योंकि अभी देखिए, गिरफ्तारी होना ये बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, क्योंकि इस पे अपराध दर्ज होने के बाद लगातार इस पे बयान होते हैं। बयान, अगर आप बयान के लिए आपको बुलाया जाएगा, बयान के लिए अगर नहीं जाएंगे तो आपको समन जारी होते हैं, 1 समन 2 समन 3-4 समन जारी होते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अपराध दर्ज हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी को सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, देखिए मुश्किलें बढ़ रही है भूपेश बघेल की, लेकिन लीगल एडवाइजर्स उनके पास भी है। कांग्रेस भी पूरी यहाँ पर तैयारी कर रही होगी कि किस तरह से भूपेश बघेल को अपना अगला कदम उठाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पूरा जो कांटे की टक्कर है राजनांदगांव की कांग्रेस वर्सेस भाजपा की है। और अब ऐसे में मैं रुक कर लेती हूँ राजेश का। राजेश, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, इस वक्त जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है उसमें साफ लिखा गया है कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई है नियमित तौर पर हवाला ऑपरेटर्स को। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बेहद गंभीर अपराध हो जाता है। तो जैसे कि संदीप बता रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने से रोक दिया जाए, आपको लगता है कि ईओडब्ल्यू बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में, या फिर सीएम भूपेश बघेल कोशिश करेंगे कि हाँ थोड़ा रुक करके वो पेशी में जाए या बयान में जाए ताकि लोकसभा चुनाव तक की जो पूरा प्रक्रिया है वो टल सके? देखिए आकांक्षा, ये बहुत सही बात आपने कही है कि अब अगर जब ईओडब्ल्यू ने ये मामला दर्ज कर लिया है, उसकी एफआईआर की जो कॉपी है वो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो इसके बाद ये बिल्कुल सही बात होती है कि अब भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर ये इस पर बोल सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोलते थे कि आने वाले दिनों में देखना कि वो चुनाव लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अब जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर दिया है तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्या ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ पाएंगे, क्या वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से अब क्योंकि अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज चुका है और अब अधिकारी इसमें ईओडब्ल्यू और एसीबी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं ये तो आगे पता है चल ही जाएगा। मगर हम आपको बता दें कि महादेव ऐप का ये मामला और ये जो आरोप लगे जिस मामले में ये कार्रवाई हो गई, एफआईआर दर्ज हुआ है, इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की मामला उठा चुकी है। इसको लेकर सड़क में भी कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन टाइप की बातें हो चुकी है और सदन में भी यह मामला उठाया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जब ये मामला उठा था तो उन्होंने सदन में इस बात को कहा था कि इस मामले पे कि वो तह तक जाएंगे, इस मामले में कार्रवाई होगी और इस मामले में चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो उस मगरमच्छ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठाते रही है। विधानसभा चुनाव के समय भी ये मामला उठा था और अब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहां पे लगभग कांग्रेस ने प्रचार भी शुरू कर दिया है, ऐसे वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होता है, भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसीबी कार्रवाई करती है। तो ये सवाल लाजमी बिल्कुल है कि अब भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। अब निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति होगी और क्या जांच आगे बढ़ेगी, मतलब ठीक है। राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। सुशांत जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? काले कारनामों की काली सरकार की विदाई जनता ने कर दी थी, अब आवश्यकता है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की। तो सरकार आ गई विष्णुदेव साय जी की और सुशासन का सूर्योदय हो चुका है छत्तीसगढ़ में और ये तो होना ही था। आगे आगे देखिए, ऐसे बहुत सारे काले कारनामों के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सुशांत जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और आज एफआईआर दर्ज।
देखिए क्या होता है, जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं तो जो दोषी होते हैं वो हर समय कोई न कोई बहाना लेके खड़े रहते हैं। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कल तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रचने वाले लोग आज मुंह छिपा के घूम रहे हैं, और अपने परिवार को नहीं बचा पाने वाले लोग जब चुनाव में हार देख रहे हैं तो उसकी परिणति की व्यवस्था की पहली चिंता करके आरोप लगाने की व्यवस्था दे रहे हैं। ठीक है सुशांत जी, आपको लगता है कि इसका अब असर राजनांदगांव के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूरे लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, सुचिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प लेकर जब विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शपथ लिया था तो उस व्यवस्था को देने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के उनके सही मुकाम यानी जेल के पीछे जाना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जो माफ कीजिएगा सुशांत जी, जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं और कुछ ओएसडी भी है, तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कुछ बड़ी कार्रवाई इस तरह की हमें देखने को मिल सकती है क्या? ये पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है और अपराधियों और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के विधायक है सुशांत शुक्ला, युवा विधायक ही, और इन्होंने कहा है कि देखिए सीएम साय की ये सरकार है और हमने तो ये साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी की ये परिणति है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ईओडब्ल्यू और इस तरह की जो प्रशासनिक एजेंसीज हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और देखिए आईबीसी 24 लगातार पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साल 2020 में यह मामला सामने आया था और पिछले विधानसभा चुनाव के पहले इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया और अब इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम सुना रहे हैं। राजेश मिश्रा अपनी बात पूरी कर रहे थे। राजेश पूरी कीजिए अपनी बात। जी आकांक्षा, जिस तरह से अब इस बात को पूरी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद संतोष पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, अब आखिर उनका क्या होगा, अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस तो अब भूपेश बघेल को टिकट वहां दिए जाने के बाद ये दावा कर रही थी कि वो सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर विधानसभा की बात करें तो 4-4 का रेशो था। 8 विधानसभा आते हैं राजनांदगांव लोकसभा में, उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी थी और 4 कांग्रेस थी। तो ऐसे में कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा को एक मजबूत गढ़ मान रही थी और उसमें पूरी एक रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां से प्रत्याशी बनाया गया था। अब प्रत्याशी बन चुके हैं, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। अब इसके बाद ऐसे में के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू और एसीबी महादेव ऐप के मामले में अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती तो निश्चित रूप से अब इस पर सवाल हो जाएगा कि अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास क्या रहेगा। और एक बड़ा सवाल जैसे आपने भी उठाया था और ये सवाल अब जनता भी उठा रही है, क्या ऐसी स्थिति में राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ पाएंगे? क्या ऐसी स्थिति में नामांकन दाखिल कर पाएंगे? क्या निर्वाचन आयोग इस पर कोई रोक लगा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये जो अभी एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर कांग्रेस चिंता में होगी और अब इसको लेकर इसका क्या तोड़ हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि उन्होंने कमिटमेंट किया था, मोदी सरकार की गारंटी थी, शायद सरकार ने भी उनकी भी ये गारंटी है कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों को नहीं बख्शा जाएगा। विधानसभा में भी मामला उठा था, जब ये मामला जोर शोर से उठा तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बिल्कुल राजेश, बीजेपी ने तो काफी कुछ कहा था लेकिन कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। देखिए लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो कहीं से भी कांटे की टक्कर से पीछे नहीं हटेगी। संदीप आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि एफआईआर की कॉपी हमने देखी, अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, तो आप जरा समझाइए कि देखिए नामांकन की तिथि सामने आ चुकी है, इलेक्शन की तिथि सामने आ चुकी है और काउंटिंग की भी तिथि सामने आ चुकी है, तो ये जो तमाम धाराएं हैं उसके तहत कितना पूरा लंबा प्रक्रिया ये हो जाएगा? भूपेश बघेल के पास कितना वक्त रहेगा, जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आप समझिए मामले को कि जब ईडी ने अपनी जांच करी और ईडी के आरोपों पर कहे, ईडी के जांच के आधार पर ही जो ईओडब्ल्यू ने इस पे एफआईआर दर्ज की है। ईडी ने बताया कि सौरभ चंद्राकर, रवि उपल का जो 6000 करोड़ रुपए का महादेव सट्टा ऐप का पूरा खेल है उसमें 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिए। अब ये ईओडब्ल्यू ने जांच करके, ईओडब्ल्यू थाना ने जांच करके पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो अपराध दर्ज कर लिया है। अब लेकिन अब दोबारा एक
बार जो गेंद है वो ईओडब्ल्यू के पाले में फिर से आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अब इसमें बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कि अगर ये 508 करोड़ रुपए आए तो 508 करोड़ रुपए कैसे आए और वो कहाँ लगे। तो ये सिर्फ बात ईओडब्ल्यू के मामले की नहीं है, अब इस पे ये भी हो सकता है कि ईडी भी इस पे कोई एफआईआर दर्ज कर ले। जो कानूनी सलाहकार है या कानूनी विशेषज्ञ है उनसे हम बात कर रहे हैं जो ईडी के मामले से जुड़े हैं, उनका कहना है कि अभी तो एक एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है, इस पे कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईडी भी इस पे कोई एफआईआर दर्ज, जो पीएमएल एक्ट होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऐप होता है, उस पर भी कोई एफआईआर दर्ज न कर ले। क्योंकि उससे एक बात तो पक्की है कि भूपेश बघेल जी की मुसीबत उसमें पक्की बात है बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि अभी नामांकन तो देखिए दर्ज नहीं हुआ है। और फिर तो कहेंगे कि इस पे कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लेना होगा भूपेश बघेल को कि आखिर इस पे कितनी अड़चने आती है। पहले भी उदाहरण रहे हैं कि भाई जिनके खिलाफ मामले दर्ज है चुनाव लड़ते हैं, जेल से भी आदमी चुनाव लड़के जीतता है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सारा कुछ ये किया गया केंद्र के द्वारा, तो इस पे देखना पड़ेगा कि ये मामले कितने गंभीर है। क्योंकि अभी जो प्रोटेक्शन मनी वाला जो मामला है, जो धाराएं हमने बताई हैं दर्शकों को, वो तो है ही, लेकिन ईडी की जो अपनी धाराएं होती है, ईडी इस पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, आप इसमें देखे होंगे आपने कि 3-3 दिन तक लोगों से पूछताछ होते रही है, 5-5 दिन तक लोगों को लगातार बुलाया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश करके वहां से उनको ईडी रिमांड में लेती है, 5 दिन 7 दिन तक वो ईडी के कस्टडी में रहते हैं, पूछताछ चलती है। तो अगर ये होता है भूपेश बघेल जी के साथ, तो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज़्यादा इसका असर दिखने वाला है। एक जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो तो असर करेगा ही चुनाव में कहीं ना कहीं, लेकिन कानूनी अड़चन इससे कितनी होगी। एक प्रत्याशी जो होता है उसे अपने क्षेत्र में घूमना होता है, पूरा भी टारगेट या फोकस आप सोचिए भूपेश बघेल जी का चुनाव ना होकर इस पूरे मामले से निपटने को लेकर हो रहा होगा अभी भी। क्योंकि अगर ईओडब्ल्यू ऐसा करती है तो लगातार देखिए बयान के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप बयान के लिए नहीं आएंगे तो आपको समन्स जारी किए जाएंगे, वो भी निर्धारित संख्या होती है, एक समय सीमा तक आप नहीं पहुंचते हैं अगर, तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, फिर उसमें गिरफ्तारी होती है। और जो भी केस, जितने भी ईडी के मामले आपने अभी तक देखे हैं, मैं फिर से बता दूं कि ईओडब्ल्यू ने भी एफआईआर दर्ज की है, ईओडब्ल्यू तो इनको बुलाएगी ही, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे भी जुड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। देखिए, भिलाई से शुरुआत हुई थी महादेव सट्टा ऐप की और आपने भी भिलाई से चुनाव लड़ा और अब उसी मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी सर? आप सुन पा रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? चलिए, फिलहाल प्रेम प्रकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि फिर से आप प्रेम प्रकाश पांडे जी से संपर्क कीजिए। हमारे संवाददाता संदीप लगातार हर एक अपडेट बता रहे हैं और आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनांदगांव से। आलोक, आपने भी सुना, संदीप हमें ये बता रहे हैं कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तो एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये भी हो सकता है कि ईडी भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। यानी कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें इतने जल्दी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जो खासकर कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अभी तो तनाव में दिख रहे हैं। 2-4 लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो उनको ये लग रहा है कि ये नामांकन दाखिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उनके खिलाफ ईडी हो या और भी जो विभाग है वो कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पे राजनांदगांव लोकसभा में जो मुद्दे, चुनावी मुद्दे हैं, अब केवल भ्रष्टाचार ही होने वाले हैं। जिस तरीके से भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और उस जो टॉपिक है वो हॉट टॉपिक, इसको बीजेपी पूरा उठाने की कोशिश कर रही है और खासकर सोशल मीडिया में इसको लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भिलाई से ही महादेव सट्टा ऐप का पूरा ये मामला खुला, आपने भी भिलाई का ही प्रतिनिधित्व किया, आपने वहीं से जंग लड़ी और अब देखिए एफआईआर भी हो गई पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ। क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? महादेव ऐप निश्चित तौर पर पिछले समय शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में चलता रहा और इससे कई लोगों के परिवार भी बर्बाद हुए। और ये तो पिछले समय तमाम समाचार पत्रों और इनके माध्यमों से जो जानकारी मिलती रही कि किस तरीके के शासन के प्रमुख स्थान पर बैठे और ये सारे लोगों का संरक्षण होते रहा। कई बार उसके जो वीडियो क्या क्या सब आते रहे, तो मुझको लगता है कि
जो ईडी या बाकी ने जो कार्रवाई किया है वो अपने जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होंगे उसके आधार पे कार्रवाई किया है और बिल्कुल कार्रवाई जो भी सही होगा होना ही चाहिए। प्रेम प्रकाश जी, लेकिन टाइमिंग पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि कल ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और आज एफआईआर दर्ज, और जबकि एफआईआर दर्ज हो गई है 4 तारीख को। एफआईआर वगैरह तो मेरे को लगता है ईडी ने पहले किया होगा, ये तो बहुत पहले से आ रहा था पेपरों में कि अरे दर्ज एफआईआर मेरे को लगता पहले ही हुआ है। जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को, जिन्होंने कहा है देखिए कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, लगातार हो रही थी और शायद सरकार लगातार इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करती रहेगी और एजेंसीज भी करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, संदीप हमें वो प्रक्रिया समझा रहे थे कि किस तरह से देखिए अलग अलग जो धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर फिर कितने दिनों में क्या कार्रवाई होती है, कितना दिन लगेगा पूरा प्रोसेस होने में। संदीप, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो शाम 6 बजे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या बिंदु वो रख सकते हैं सामने जनता के? देखिए, एक बात तो समझिए कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से गिरफ्तारी नहीं होती या चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि अगर इसे केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तो अगर ईडी इस मामले में उतरती है तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि टारगेट जो होता है, प्रत्याशी का फोकस जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ऐसे मामले में। जो ताकत चुनाव लड़ने में लगानी थी, अब वो ऐसे मामलों को सुलझाने में इनको ताकत और फोकस लगाना पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से गिरफ्तारी नहीं होती, इन्हें बयान के लिए बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, तो काफी समय भी बर्बाद होगा। अब जो भूपेश बघेल है तो सीधी सी बात है कि अब वो अपने कानूनी सलाहकारों से बातचीत उनकी हो रही होगी और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेने वाले हैं उस पर कोई ना कोई बात तो ऐसी रखेंगे जिसपे हो सकता है वो अपना पक्ष भी वो रखे जनता के सामने, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता ये बिल्कुल जानना चाहेगी कि इस पूरे मामले में भूपेश बघेल क्या कहते हैं। क्योंकि जब असीम दास का आरोप लगा था उसके बाद शुभम सोनी का एक वीडियो आया था, शुभम सोनी ने कहा था कि मैंने सीएम के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी और उनके नाम से फिर पैसा दिया था। असीम दास ने कहा कि किसी भूपेश के नाम से पैसा जमा करना था। तो कुल मिला के 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का सब ये मौखिक बयानों के आधार पर ये आरोप लगा था, उसी पर जाके आगे एफआईआर हुई है। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया था कि अगर सिर्फ बयान देने से होता है तो 2-3 लोग अगर आज भाजपा के नेताओं के खिलाफ अगर बयान देते तो ईओडब्ल्यू या ईडी उनके खिलाफ अपराध दर्ज करेगी क्या? तो कहीं ना कहीं यही बात वो आज लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे और चुनाव को लड़ने की जो स्थिति है उसे भी वो देखना होगा कि क्या इस पे नियम कायदे कानून होते हैं, क्योंकि आमतौर पर एफआईआर दर्ज होने पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगती, क्योंकि वो सारा कुछ जांच का विषय रहता है। लेकिन अगर बाकी संदीप, हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उसका चुनाव पर क्या असर होगा, उसका पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उम्मीदवारी पर क्या असर होगा। जनता भी यही जानना चाहती है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ होगी। जनता यही जानना चाहती है और मुझे लगता है कि अब उनको काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, कांग्रेस के बीच आप कवर करते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया किस तरह की सामने आ रही है और अब किस तरह से वो किलेबंदी करेंगे ताकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें ना बढ़े? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव बेटिंग गेम जो सट्टा है उसके मामले पर जो है एफआईआर हुई है और आज शाम 6 बजे राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और इसी मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो है बड़े आरोप लगाए थे इन्हीं मुद्दों को लेकर और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है चुनावी सभा में साफ तौर पर कहा था कि महादेव सट्टा में जितने लोग जुड़े हैं उन सब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। तो अब जो है कहीं ना कहीं मोदी और शाह ने जो बातें कही थी अपने चुनावी संबोधन में उसके बाद जो है ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से जब आज शाम 6 बजे
भूपेश बघेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो तमाम अपनी ओर से पक्ष रखेंगे कि आखिर क्या क्या पहले की सरकार ने, क्योंकि ये बार बार भूपेश बघेल बताते रहे हैं जब मुख्यमंत्री रहे तब भी और अभी वर्तमान में भी, कि जो है उनकी सरकार जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा महादेव सट्टा से जुड़े लोगों पर कार्रवाइयां की गई, गिरफ्तारियां की गई, FIR की गई, कई लोगों को पकड़ा गया, जो है तमाम जो चीजें हैं और वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। तो कुल मिलाकर यही है कि अब चूंकि राजनांदगांव से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, स्वाभाविक रूप से अगर भूपेश बघेल के ऊपर FIR हो गई है तो आने वाले समय में और कुछ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर यही है कि सेकेंड फेज में आपको याद है कि 19 तारीख को अप्रैल को पहला फेज होगा और दूसरा फेज 26 तारीख को है, जिसमें राजनांदगांव की सीट पर चुनाव होना है। तो स्वाभाविक रूप से जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते अब जो इस पूरे मामले पर जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, अर्थात जो है वो उनका दिमाग भी इधर ही होगा। तो चुनाव के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि आखिर इसी समय को ही क्यों चुना गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को गए जो 3 महीने हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय ही एक हो गया, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कानूनी प्रक्रिया, इससे पहले भी आपको मालूम है कि ईडी ने जो है ACB और EOW को जो है इस पूरे मामले को दे दिया था और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो नेता अभी इस पर कुछ खोलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही इस पूरे मामले पर आरोपी हैं, तो वो ही अपनी बात जो है सही ढंग से कह पाएंगे मीडिया के समक्ष। इसलिए कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो जानकारी कि अभी इस वक्त भूपेश बघेल कहाँ है, राजनांदगांव में है, भिलाई में है, दुर्ग में है, पाटन में है या रायपुर में है? देखिए भूपेश बघेल अभी राजनांदगांव में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और वो सीधे दरअसल आज से ही शुरू हो गया, समझिए कि आज ही FIR हुई है और पिछले जब से उनका नाम आया है लोकसभा प्रत्याशी को लेकर तब से वो जो है बहुत कम रायपुर आ रहे हैं। पूरे समय जो है राजनांदगांव लोकसभा सीट पर जो है वो फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो शुरू हो चुका है पहले दिन से ही। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर से होगी कि राजनांदगांव से ही होगी? रायपुर के राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, वहां पर ये भूपेश बघेल जो है आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और निश्चित रूप से सभी की नजरें टिकी होने वाली है आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, वो अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो क्या कहते हैं, सब ये जानना चाहते हैं। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप मामले में देखिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। हमारे सहयोगी लगातार जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो हम तक पहुंचा रहे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जिस महादेव ऐप घोटाला मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले के तार तत्कालीन सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से जुड़ जाने के चलते यह मामला काफी चर्चा में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भूमिका को देखते हुए उन पर करारा हमला बोला था। एक रिपोर्ट देखिए, तुरंत हाजिर होते हैं। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी थी। खलबली मचना लाजमी था क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि तब के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर लगा था। और आरोप किसी मामूली नेता ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आइए एक बार फिर से सुनाते हैं। आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप शुभम सोनी नाम के उस शख्स के कबूलनामे के आधार पर लगाया था, जिसमें वो एक वीडियो में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा है। दुबई से जारी किए गए इस वीडियो में शुभम सोनी खुद को महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बता रहा है। शुभम के मुताबिक वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था और अब वो वापस भारत आना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं था जब महादेव सट्टा ऐप में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जुड़ा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के साथ एक होटल से पकड़ा था। तब ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकार किया था कि उसे यह रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई है। उसके इस बयान ने तब देश की सियासत में खलबली मचा दी थी, क्योंकि इस बघेल राजनेता को तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जोड़ा गया था। हालांकि बाद में 12 दिसंबर को कथित तौर पर असीम दास अपने इस बयान से मुकर गया था। तब असीम दास ने कहा था कि उस पर दबाव देकर यह आरोप लगवाया गया था। लेकिन बाद में इस मामले में फिर नया मोड़ आया जब ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके दावा किया कि असीम दास अपने उस पुराने बयान पर कायम है जिसमें उसने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को नगद डिलीवरी करने के लिए भेजा गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी असीम दास से जो 5.39 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है, इस बात का सबूत है कि वो महादेव ऐप के प्रमोटर से मिले धन का मैनेजमेंट कर रहा था और इसका उद्देश्य शुभम सोनी की ओर से बताए गए लोगों के पास उस रकम को डिलीवर करना था। इतना ही नहीं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि शुभम सोनी का एम्बेसी से प्रमाणित एक ईमेल भी मिला था जिसमें भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए समेत कई अन्य अहम जानकारी थी। छत्तीसगढ़ में इसके तार सूर्यकांत तिवारी, सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा समेत पुलिस के कई आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े थे। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों के पीछे सियासत देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि सत्ता के आने के बाद कहीं सीबीआई जांच, कहीं इसकी कमेटी, कहीं विधायक की कमेटी, जांचों में कुछ निकलना नहीं है। जैसे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कीम सब किया था, कुछ नहीं निकलना है। कौन शुभम सोनी है, कहाँ सट्टा खिलाता था, कहाँ से पैसा कलेक्ट होता था, किसके पास, किसी का कोई और छोड़ नहीं है, केवल हवा में बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसे 90 मामले दर्ज हुए हैं, 450 लोगों को लगभग गिरफ्तारी उनकी हुई है और छूटे भी हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है, उसमें 2 अभी भी जेल में हैं, एक फरार है, कुछ बाहर हैं और जो पुलिस महकमे के लोग थे वो सस्पेंडेड हैं या टर्मिनेटेड हैं। अब इसमें अन्य जो बातें आ रही थी कि और कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है, तो इसकी विस्तृत जांच ईडी ने की है। ईडी की जांच अभी कोर्ट में ईडी ने शायद सबमिट किया है, इसको कोर्ट का निर्णय आ जाए, ईडी का कोई स्पष्ट हमारे पास ये आ जाए प्रामाणिकता के साथ ये स्थिति है, आने के बाद सरकार देर नहीं करेगी किसी भी कार्यवाही में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं के ऊपर महादेव ऐप घोटाले की तलवार लटकना तय है। महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को दुबई में नज़रबंद किया गया है और जांच एजेंसियां उनको भारत लाने की तैयारी में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ लाकर उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचना तय है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 राय।
तो हमारे संवाददाता तहसीन जैदी को आपने सुना, तो आप वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आना तय है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगभग भूचाल सा आ गया है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है उनके खिलाफ। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक अपडेट आप सबसे पहले IBC 24 पर देख रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, याद है मुझे विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि आप मोबाइल में 508 करोड़ लिखिए और सबसे पहले आपको नजर आ जाएगा कि भूपेश बघेल और महादेव ऐप सट्टा का मामला सबसे पहले सामने आता है, और IBC 24 की न्यूज भी सामने आती है। तो मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जो तहसीन जैदी बात कर रहे थे सियासी भूचाल छत्तीसगढ़ की, उसकी शुरुआत हो गई है, और पूरे छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव इससे बहुत इफेक्टेड होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसके बाद से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में जो है केवल भूपेश बघेल ने नहीं बल्कि जो और इस सरकार में शामिल रहे लोग हैं उनके ऊपर भी ये तमाम कार्रवाइयां होने जा रही है। और आपको याद है, जैसे राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर ये जो है बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उस समय जो तत्कालीन जब थे तब भी ये आरोप लगातार उन पर ये लगते थे। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी ये बात कहते रहे हैं कि महादेव सट्टा से सरकार के तार जुड़े हैं। और आज वही देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से FIR हुई है इससे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में देखता हूँ कि पूरे इस प्रक्रिया पर क्या होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भूपेश बघेल आज शाम 6 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से वो बताएंगे कि किस तरीके से है क्या मामला। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो कहती थी कि हम लगातार जो महादेव सट्टा से जुड़े लोग हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार का इस ऐप से सट्टा से कोई लेन देन नहीं है, ये बात जो करते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो है महादेव सट्टा में नाम आया कि 508 करोड़ लिए गए। और उसके बाद लगातार जो सौरभ चंद्राकर है, उत्पल चंद्राकर है, शुभम सोनी है, उनके भी नाम आते रहे। और शुभम सोनी का तो एक वीडियो भी जो है वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है भूपेश बघेल और सरकार को जो है 508 करोड़ रुपए दिए थे। तो कुल मिलाकर अब ये मामला काफी गर्मा गया है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जो 17 को जो 3 चरणों में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में लोकसभा के, उसके लिए भी जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। दूसरे चरण में राजनांदगांव लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भी शुरू होने वाली। लेकिन इससे पहले कि तमाम ये जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करने बिल्कुल कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं इस तरह के आरोप, क्योंकि कुछ इसी तरह का हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि भाजपा का संकल्प पत्र आया और उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कई इस तरह के आरोप सामने आए थे। और अब लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप लगे और इसका डेंट कांग्रेस को तब भी लगा था। लेकिन क्या अब लगता है ये रिजल्ट से साफ हो ही जाएगा? हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़े हुए लगातार राजनांदगांव से। आलोक, सौरभ ने बताया कि अभी इस वक्त भूपेश बघेल राजनांदगांव में ही मौजूद है और उसके बाद वो रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंच करके राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो राजनांदगांव में भी इस वक्त आप किस तरह की सियासी हलचल देख रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैठक होने वाली थी, क्योंकि वो 6 बजे वहां प्रस्तावित है, तो उसके लिए भूपेश बघेल द्वारा तैयारी की जाएगी। इसको देखते हुए यहाँ पे जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया गया। वो यहाँ से पहले ही रवाना हो चुके हैं। यहाँ राजनांदगांव के जो कांग्रेसियों की चुनाव प्रचार में जो मेन उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो एकाग्रता है, जो 6 बजे IBC 24 के माध्यम से 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल क्या कहना चाहते हैं, जो FIR दर्ज हुआ है उसके पे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ की जो चुनाव प्रचार की जो तरीके हैं, जो इशू है, जो सब्जेक्ट है, वो तय होगा। यहाँ के कांग्रेसियों का ये कहना है। और जिस तरीके से राजनांदगांव के लोगों की, मतदाताओं की, कांग्रेसियों की, इवन बीजेपी के लोगों की भी नजरें जो शाम 6 बजे ही लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगी रहेगी कि आखिर भूपेश बघेल FIR के जो ये उसके बचाव में क्या कहते हैं और उसके बाद जो रणनीति यहाँ पे चुनाव प्रचार की क्या होगी। कुल मिला के राजनांदगांव लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है और लोगों की नजरें यहाँ पर लगी होगी कि किस तरीके से भूपेश बघेल अब चुनाव प्रचार करते हैं और उनके साथ जो जिस तरीके से FIR दर्ज हुआ है उसके साथ क्या कार्रवाई होती है, वो डिपेंड करेगी कि यहाँ चुनाव प्रचार कांग्रेस किस तरीके से करती है। और उसका इस जो इशू है, जो FIR दर्ज हुआ है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो भूपेश बघेल पर व्यक्तिगत आरोप करते हुए बीजेपी पूरी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी।
बिल्कुल, अब देखते हैं बीजेपी कितना लाभ उठा पाती है और कितना नुकसान इसका कांग्रेस को उठाना पड़ता है। और देखिए, लोरमी से एक बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसका भी अपडेट हम आपको बताएंगे लोरमी से। तो क्या ये सोशल मीडिया अपडेट जो उन्होंने किया है वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर ही है, वो भी हम अपडेट आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ संदीप शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात सामने रखेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरह की बातें रख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, क्योंकि लगातार वो भाजपा के खिलाफ हमलावर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर वो रहे हैं। जब सीएम थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधते थे और इसलिए मोदी वर्सेस भूपेश बघेल की लड़ाई वो देखी गई। तो क्या अभी भी ये लड़ाई बघेल वर्सेस बीजेपी की मानी जाए? देखिए, अभी जो है मामला काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि केंद्र पे तो हमला करेंगे, लेकिन जो शुभम सोनी का वीडियो बार बार वायरल होता है, जैसे हमने भी दिखाया, वो सीधा सीधा सीएम का नाम ले रहे हैं कि सीएम से उसने मुलाकात की, और सीएम और बिट्टू भैया मतलब उनके पारिवारिक आदमी का भी वो नाम ले रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जनता को जो संदेश जाता है वो गलत जाता ही है। अब इस पर एक बात आप देखिए, हम और ये कहेंगे कि चिंता बढ़ने वाली है, इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है सीधे सीधे आरोपों को खारिज करेंगे। क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आज जो ईओडब्ल्यू ने 4 तारीख को एफआईआर दर्ज की है उसमें 19 लोगों का नाम है। इस 19 लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी मामला दर्ज कर चुकी है। ईडी उनको पूछताछ के लिए 14-14 दिन तक अपने कस्टडी में रख चुकी है और अब इनमें से बहुत सारे लोग जेल में हैं। अब इस बात को समझिए कि अभी तो ये हम बार बार आशंका जता रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ साथ कानूनविद भी, कि अगर ईडी इस पर कोई फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है तो उसके लिए लगातार भूपेश बघेल जी को जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए। और जब ईडी बुलाती है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए बुलाती है। अंत में ये होता है कि 7-7 दिन की ईडी को रिमांड मिल जाती है 2 बार 3 बार, और अंत में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन चूंकि चुनाव सर पर है तो मेरे ख्याल से ऐसी गलती भाजपा पर जो आरोप लग रहा है तो ये नहीं होगा कि भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इससे जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो पूरा एक तरफ से कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसका पॉलिटिकल लाभ जो पीड़ित व्यक्ति होता है, विक्टिम होता है, उसे मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का भी एक प्रयास का आरोप है, वो हो सकता है, क्योंकि फोकस पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। मैं फिर से बताऊंगा कि ईडी ने पूर्व में जो कार्रवाई की है उस पर लोग 14-14 दिन तक कस्टडी में थे, ईडी के रिमांड में थे, उसके बाद वो आज जेल पे है। तो अभी तो ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की है, ईओडब्ल्यू बार बार भूपेश बघेल जी को बुला सकती है पूछताछ के लिए, इन पे समन्स जारी होंगे। क्योंकि वो चुनावी दौरे में रहेंगे तो कोई कारण मेडिकल या अन्य कारण वो बता नहीं सकते, क्योंकि जब आप चुनावी दौरे में हैं तो आप वैसे बहाना कैसे कर सकते हैं। इस पे ये हो सकता है कि ईडी अगर फ्रेश एफआईआर अगर इस पे लॉन्च करती है तो ईओडब्ल्यू के साथ साथ एक पैरेलल मामला ईडी में अगर चलता रहा तो ये भूपेश बघेल जी की परेशानी बढ़ा सकता है। और आज इसीलिए देखते हैं कि भूपेश बघेल जी का क्या जवाब रहेगा कानूनी जानकारों के साथ। वो बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि कानून के जानकारों के बाद ही वो अपने चर्चा करने के बाद ही बिल्कुल क्या होता है संदीप, ये शाम 6 बजे आज साफ हो ही जाएगा जब राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कांग्रेस की तरफ से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे। एफआईआर की कॉपी फिलहाल आप देख रहे हैं, श्री भूपेश बघेल देखिए 6वें में नाम है, पदम नगर भिलाई। एफआईआर की कॉपी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एफआईआर कॉपी। और अब इस एफआईआर कॉपी पे किस बिंदु पर वो सवाल उठाते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, देखने वाली बात होगी। लेकिन लोरमी से भी हम आपको बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर मामले को लेकर। उन्होंने लिखा है कि अपने नाम का अपमान महादेव कहां सहते हैं, यत्र तत्र और सर्वत्र महादेव, हर हर महादेव। देखिए एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है और हर एक प्रतिक्रिया आपको सबसे पहले मिलेगी सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। संदीप शुक्ला हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनांदगांव से जो इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है वहां से आलोक शर्मा। हर एक प्रतिक्रिया आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। लगातार अपडेट इस मामले पर आप देखते रहिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर शिकंजा कस लिया गया है, अब आगे क्या होता है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्या कहते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे IBC 24